हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम एक और फूड कंपनी ये ले लेते हैं। कंपनी मेनली चावल की डिस्ट्रीब्यूशन में है। आपने नाम सुना होगा, इंडिया में दावत राइस के नाम से इसका चावल बिकता है ना। और कंपनी का नाम है एल टी फूड्स। अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत छोटी सी कंपनी है, कुछ 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और इनके अगर हम बात करें तो क्या क्या करते हैं, मतलब मेनली तो चावल ही बेचते हैं। आप जैसे समझो कि चावल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, और इनका छोटा मोटा सेगमेंट है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का। और एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है इनका रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड्स का, है ना। अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल कंपनी है। ये इंडिया इंडिया से उठाती है सामान, इंडिया से भी सामान उठाती है, बाहर से भी चावल उठाती है, और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका में है, यूरोप में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है ना। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ये लोग अपना चावल सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इसको जैसा हमने डेयरी इंडस्ट्री में देखा था, ऐसे ही देखना है कि आप कितना कितना मटेरियल आपने प्रोक्योर किया और उसके बाद उसको पैकेज करके सेल किया। क्योंकि चावल में तो ज्यादा आप कुछ वैल्यू ऐड कर नहीं सकते। जो इनके रेडी टू ईट सेगमेंट्स है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से इनको आगे चल के हो सकता है कि इनको थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन मिले। बट अभी तो वो कोई मीनिंगफुल सेगमेंट ही नहीं है ना। अभी तो ये सब क्या कर रहा है, चावल उठा रहा है, अच्छी क्वालिटी का चावल उठाते हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल को अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग में पैक करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, पूरा का पूरा प्योर एंड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन गेम है। अगर मैं इसका प्रोक्योरमेंट की बात करूं कि चावल ये उठाते कहाँ से, तो 70% ऑफ चावल ये इंडिया से ही लेके जाते हैं, और 30% इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज से लेके जाते हैं, है ना। अगर अब इनके थोड़े नंबर की बात कर लें कि इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 17% बढ़ा वाई वाई लेवल पे, और पैट बढ़ा 13% ऑन वाई वाई लेवल। तो जब रेवेन्यू ज्यादा बढ़े और पैट कम बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ, आपका थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ, है ना। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो जो बेसिक जो सबसे सबसे बड़ा पोर्शन था राइस का, राइस में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस कट्स लिए, और उसके बाद थोड़े से जैसे हमें पता भी है, टैरिफ चार्जेस बढ़ गए। भाई आपको यहाँ पर तो सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन का है ना। अब आप इंडिया से चावल उठा के अमेरिका लेके जाओगे, तो आपको आपको जो फ्रेट चार्जेस, जो शिप में जाने के चार्जेस देने पड़ेंगे। उसमें उसमें अभी जो क्राइसिस आया था, ये जो वॉर हुआ था इसराइल वाला, इसकी वजह से थोड़े प्राइसेस बढ़ गए थे। और इसकी वजह से भी इनको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला अपने मार्जिन के ऊपर। तो थोड़े से इनके मार्जिन घट गया। अगर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 30 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.3% के आसपास से इनके मार्जिन कम्प्रेशन आया। क्रॉस मार्जिन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और उसी वजह से इनका थोड़ा सा ना आरओई में भी ड्रॉप देखने को मिला। अगर मैं बात करूं तो आरओई ड्रॉप हो गया 19.2% से 17.8% के आसपास। अब इनके हम सेगमेंटेशन समझ लेते हैं, क्या क्या सेगमेंट के प्रोडक्ट है और क्या कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्ट बिक रहा है ना। तो तीन मेन सेगमेंट में इनको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है बासमती और अदर स्पेशलिटी राइस का सेगमेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट वाला सेगमेंट हो गया, और तीसरा हो गया हमारा रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाला सेगमेंट, है ना। अगर मैं बासमती राइस वाले सेगमेंट की बात करूं, तो उसमें हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला 16% का, और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला 14.5% का, है ना। तो आप समझो, आपने इस बार सामान तो ज्यादा बेचा। मतलब पिछली बार अगर 100 केजीज ऑफ राइस बेचा था, तो इस बार आपने 116.5 केजी ऑफ राइस बेचा। बट उसका सेलिंग प्राइस कंप्रेस हो गया। पिछली बार आपने 100 किलो चावल आपने बेचा था 100 रुपए पे, बट इस बार आपने आपने 116.5 किलो चावल बेचा सिर्फ 114.5 रुपए पे। तो जो आपका वो 1.5% के आसपास का जो मार्जिन कंप्रेशन हुआ, वो ये है कि आपके कॉस्ट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, और आपके आपके थोड़े से प्राइस कट लेने पड़े आपको, है ना। वो सारी इसी वजह से हुआ, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये 87% ऑफ द रेवेन्यू है। मतलब आपके जो जो बचे हुए दो सेगमेंट है, जो रेडी टू कुक रेडी टू ईट वाला सेगमेंट है और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट वाला सेगमेंट है, वो मात्र मात्र 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 87% तो राइस से ही आता है। तो अभी भी इनका मेन काम तो राइस ही है। राइस को उठाओ, प्रोक्योर करो, साफ करो, क्लीन करो, और उसको ढंग से पैकेज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इनका यही काम है। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फूड वाले सेगमेंट की, ऑर्गेनिक फूड वाले सेगमेंट में ग्रोथ आई 34% की, और वो कंट्रीब्यूट करता है 10%। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बेस छोटा है तो पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखेगा हमें। तो इसका बहुत छोटा बेस है, इसकी वजह से हमें 34% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। और इसमें एक और चीज है, इसमें इनका क्रॉस मार्जिन ज्यादा है। क्रॉस मार्जिन ज्यादा से हमें क्या पता चलता है, आप ऐसे समझो, किसी भी कंपनी का अगर क्रॉस मार्जिन ज्यादा है ना, अगर आपने कोई कंपनी उठाई और उसका देखा आपने कि 60-70% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन है, तो वहां से पता चलता है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है। ये उठा के 40 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच सकते हैं, है ना।
तो ये हमें प्राइसिंग पावर बताता है। तो आपने जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करी उतना ज्यादा आपके पास प्राइसिंग पावर होगा, उतना ज्यादा आपका ग्रॉस मार्जिन होगा। अब आप चावल चावल बेचने में उतना ज्यादा ग्रॉस मार्जिन नहीं नहीं ले सकते एज कम्पेयर टू कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचने में। तो जैसे ऑर्गेनिक सेगमेंट है, एक नीश सेगमेंट है, इसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड किया, कुछ एडिशनल चीजें दे रहे हो आप इसमें, इसकी वजह से आपका इसमें ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है। अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर की बात करूं तो राइस वाले बिजनेस में करीबन करीबन 33% के आसपास का क्रॉस मार्जिन है। वहीं यहाँ पर 45% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10-12% ज्यादा ग्रॉस मार्जिन मिल रहा है आपको ऑर्गेनिक फूड वाले सेगमेंट में, है ना। अब फाइनली आ जाते हैं हम रेडी टू कुक रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में। वो पूरे पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 3% है। 3% रेडी टू कुक रेडी टू ईट से आता है और उसकी सेल्स बढ़ी 37% से। वही बात है, बेस छोटा है इसलिए हमें ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रही है। आप ऐसे समझो कि आपके पास अगर आज आपने 5 रुपए का सामान बेचा और कल आपने 10 रुपए का सामान बेचा तो आपका 100% इंक्रीज हो गया। वहीं आपने आज 1,000 रुपए का सामान बेचा, 1,000 रुपए का सामान बेचा और अगले दिन 1,100 रुपए का सामान बेचा तो वो सिर्फ 10% ही इंक्रीज हुआ। जबकि आपने 100 रुपए एडिशनल का सामान बेच दिया था और वहां पर आपने सिर्फ 5 रुपए एडिशन का सामान बेचा था। तो जब जब पेस छोटा होता है तो पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखती है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। बट ये है कि इन दोनों की पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा होने से जब तक इनका कोई मीनिंगफुल शेयर नहीं बनता तब तक ये टॉप लाइन में बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी 87% ऑफ सेल्स तो राइस से ही आ रही है, राइस से ही आ रही है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। वो कंपनी ने आगे गाइडेंस भी दिया है कि हम इनको इनके शेयर को थोड़ा बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। बट वो भी कोई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। कंपनी कहती है कि हम उठा के हमारा जो राइस वाला सेगमेंट है उसको 80% कर देंगे, मतलब वही 87% से 80% हो जाएगा। और ये जो हमारा ऑर्गेनिक वाला है वो 10% भी रहेगा और रेडी टू कुक वाला है वो भी 10% हो जाएगा। तो रेडी टू कुक विल ग्रो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 3% से बढ़ के वो 10% हो जाएगा। अब इनका थोड़ा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सी ज्योग्राफी में जाके सामान बेचते हैं और वहां पर कितना मार्केट शेयर कमांड करते हैं और कितना रेवेन्यू उस ज्योग्राफी से आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ना। तो हम देखेंगे तो 39% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, है ना। और वहां पर ग्रोथ आई है 21%, मतलब अच्छी बात है। अगर मैं वहां की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट देखूं कि मतलब वहां पर ओवरऑल अमेरिका का राइस राइस कंजम्पशन या राइस का इनटेक कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, जो राइस इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट अमेरिका में कितनी है, तो वो हमें देखने जाएंगे। तो कंपनी ने हमें नंबर बताया 10 to 12% के आसपास की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है अमेरिका में राइस राइस की, है ना। तो जब आप इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट डबल पेस पे ग्रो कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो। आप उठा के अपना ही प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। आप कंपटीशन को साइड हटा रहे हो, है ना। तो हमें वही देखने को मिला कि ओवरऑल रेवेन्यू का 39% आता अमेरिका से, वहां पर 21% का ग्रोथ है और वहां पर अब 50% से ज्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। और वहां पर ये अपने रॉयल ब्रांड के अंदर एक आधे और ब्रांड है बट सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड इनका रॉयल ही है। रॉयल ब्रांड के अंदर ये अपना राइस बेचते हैं, है ना। अब अगर हम इंडिया पे आ जाएं तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 31% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो अगर 100 रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया तो 100 रुपए के रेवेन्यू में से 39 रुपीज अमेरिका से आया, 31 रुपीज इंडिया से आया और इंडिया वाले सेगमेंट में ग्रोथ आया 14% का, 14% का। और इंडिया में राइस राइस इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, 7-8% के आसपास की राइस इंडस्ट्री की ग्रोथ है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि हम इंडस्ट्री से डबल पेस पे ग्रो कर रहे हैं। डबल पेस पे ग्रो कर रहे हैं मतलब हम मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जैसे हमने समझा पूरा 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 प्योर एंड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन गेम है। तो ये अभी इन्होंने 80 न्यू टाउन्स एंड सिटीज में एंटर किया जो टियर 2 या टियर 3 में, मतलब थोड़े से और मतलब मेट्रोस को छोड़ के और थोड़ा डीप पेनिट्रेशन किया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इनका इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग हो और इनको वॉल्यूम ग्रोथ और ज्यादा से ज्यादा मिले और इनका मार्केट शेयर बढ़े। तो हमने देखा 14% का ग्रोथ आया। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सबसे फेमस ब्रांड इनका दावती है। और पांच छह ब्रांड्स में 5-6 ब्रांड के नाम के अंडर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बट सबसे फेमस ब्रांड दावती है। और दावत का आपने बहुत बहुत ऐड भी देखा होगा। अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो इंडिया में 30% से ज्यादा मार्केट शेयर है दावत का, है ना। अगर आप तीसरे तीसरे एरिया में आ जाते हैं हम यूरोप में ये सिर्फ एक ही ब्रांड नेम के अंडर बेच रहे हैं दावत। मतलब अगर आप यूरोप में जाओ, जैसे अमेरिका में 3 ब्रांड्स हैं, इंडिया में 6 ब्रांड्स हैं, यूरोप में सिर्फ एक ही ब्रांड है दावत। दावत के अंडर ही सब कुछ बिकता है और ये ओवरऑल सेल्स का 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो अमेरिका 39, इंडिया 31, यूरोप 17 और यहाँ पर आया 11% का ग्रोथ, है ना। और
और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यूके में एक अपनी फैसिलिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, जिससे ये अपना वहां पर जो वॉल्यूम है उसको 4 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 टाइम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मेजर जो अगला इनका ग्रोथ का स्कोप दिखता है उसमें एक मेजर चंक यूरोप वाले सेगमेंट से आने की पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज की बात करूं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं, तो वहां पर वो कंट्रीब्यूट करते हैं 13%, और वहां पर ग्रोथ आया 20% के आसपास का, है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये एक अपना नया प्लांट युगांडा में भी खोल रहे हैं, और जिससे कि इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिले। और जैसे इंडिया में अगर जो सोयाबीन है, सोयाबीन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, और जो भी कोई कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज करती है, तो उसका इफेक्ट इनको ना पड़े, तो इसके लिए ये युगांडा में जाके एक अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, और अपने जो प्रोक्योरमेंट एरिया है उसको भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जैसे देखा था कि 70% प्रोक्योरमेंट इंडिया से होता है, तो अभी और ज्यादा रीजन से प्रोक्योरमेंट करने की देख रहे हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन की बात करें तो इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, जैसे ब्राजील ले लो, चिले ले लो, है ना। तो इन सारे रीजन्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, इसकी वजह से यहाँ पर भी अपना प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अब ये और भी ज्यादा राइस उठाएंगे और पैकेज करके बेचेंगे, है ना। अगर मैं अगर मैं बात करूं इनके गाइडेंस की, तो इन्होंने एज सच तो कोई गाइडेंस नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने अपने रेडी टू हीट और रेडी टू कुक वाले सेगमेंट के लिए गाइडेंस दिया है, जो बोलता है कि 30 to 35% से अगले 5 साल तक ग्रो कर सकता है। तो अगर 35% से अगर ये ग्रो कर रहा है, तो हर 2 साल में ये सेगमेंट डबल होगा। अगर हर 2 साल में सेगमेंट डबल होगा, है ना, तो हम मोटा मोटी देखेंगे कि 5 साल में ये सेगमेंट, 5 साल में सेगमेंट, जैसे FY 29 की इन्होंने बात करी है, FY 29 में इन्होंने बोला है कि इसको हम 10% ले जाएंगे ओवरऑल रेवेन्यू का। तो अगले 5 साल में ये हम बात करें तो 10 गुना हो जाना चाहिए। अगर 10 गुना हो जाएगा, तो ओवरऑल जो ओवरऑल इनका रेवेन्यू आ रहा है उसका 10% होना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक इसी सेगमेंट के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया, बाकी सब में इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री किस लेवल से ग्रो कर रहा है। तो इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज माने तो हम 8-9%, ज्यादा 10% के आसपास से ग्रो कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने पेस पे ग्रो कर पाता है। तो यही थी कहानी एलटी फूड्स की। तो इसमें हमें समझ में आया कि ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल उठाती है, और भी तरीके के चावल उठाती है, उसको ढंग से पैकेज करती है, और पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर, है ना। और अब ये इन्होंने दो अपने नए सेगमेंट खोले हैं, एक तो ऑर्गेनिक फूड वाला, और उसके साथ साथ हमने एक और सेगमेंट खोला है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक वाला। इन दोनों सेगमेंट्स में इनके थोड़े मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि इनमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनमें मार्जिन ज्यादा है, तो जैसे जैसे इनका इनका शेयर इन द रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इनके मार्जिन एक्सपैंड होते जाएंगे, तो वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, यही थी कहानी अभी एल्टी फूड्स की। इसके ऊपर कोई और अपडेट आता है तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाई दूंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।